हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिसकेम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बायोमॉलिक्यूल्स के आज के सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आपको बताएं कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहले को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, और दूसरे कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं डीएनए के। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर की। ये देखें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो थोड़ा सा आपको हिंट करके बताएं कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी उसमें दो हेलिक्स होते हैं जो एक दूसरे से बेस पेयर्स के द्वारा लिंक्ड होते हैं। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है हमें जानना है कि ये क्या होता है। तो डीएनए के प्रत्येक स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा आपस में लिंक्ड होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इन ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल द न्यूक्लियोटाइड्स are linked together by phosphodiester bonds। तो बताया कि जो दो स्ट्रैंड हैं उनमें से हर स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो यूनिट्स हैं स्ट्रैंड की, वो आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो अरेंजमेंट होता है, जो अटैचमेंट होता है, वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। यानी जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का किसी भी डीएनए स्ट्रैंड में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि द सीक्वेंस इन विच द न्यूक्लियोटाइड्स are linked together is definite characteristic and highly specific। तो ये दो तीन चीज़ें हमने बताए कि जो न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज हो रहे हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा लिंकेज से, उनका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल डेफिनिट होता है किसी स्पीसीज़ में। और वो सीक्वेंस जो होता है, जो अरेंजमेंट होता है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है
और हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस हुआ वो हाईली स्पेसिफिक है। ये इतने टर्म्स इसलिए यूज़ किए जा रहे हैं कि आगे चल के हम आपको बताएंगे कि जो सीक्वेंस होता है वही रिस्पांसिबल होता है किसी भी स्पीसीज़ के डीएनए द्वारा आइडेंटिफिकेशन में। वो स्पीसीज़ अपने आप में या उसकी आने वाली जनरेशन्स इसी के द्वारा आइडेंटिफाई की जाती है। तो ये बताया हमने सीक्वेंस के बारे में। अब आपको बताएं कि एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था चारगाफ। तो चारगाफ ने बताया कि जो बेस कंपोजिशन होता है डीएनए मॉलिक्यूल का वो एक स्पीसीज़ से दूसरे स्पीसीज़ में वैरी करता है। माने एक स्पीसीज़ में जो बेस कंपोजिशन होगा वो दूसरे स्पीसीज़ से डिफरेंट होगा, लेकिन जो नंबर होती है बेसेस की, आपको पता है कि दो तरह के बेसेस हैं, प्यूरीन बेसेस और पिरिमिडीन बेसेस। तो जो नंबर होती है दोनों टाइप्स के बेसेस की वो हमेशा इक्वल होती है, और इसी को हम कहते हैं चारगाफ्स रूल। यानी रूल क्या बताता है कि हर स्पीसीज़ में जो दो टाइप्स के बेसेस हैं उनकी नंबर हमेशा इक्वल होती है। तो कह सकते हैं हम कि चारगाफ के अनुसार ई चारगाफ प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल का जो बेस कंपोजिशन होता है वो एक स्पीसीज़ से दूसरे स्पीसीज़ में वैरी करता है। यही चीज़ हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि चारगाफ के अनुसार जो बेस कंपोजिशन होता है डीएनए मॉलिक्यूल का वो एक स्पीसीज़ से दूसरे स्पीसीज़ में वैरी करता है। However, the number of purine bases is equal to the number of pyrimidine bases in all the cases। यानी सभी केसेस में जो प्यूरीन बेसेस की नंबर होती है वो पिरिमिडीन बेसेस की नंबर के इक्वल होती है। तो चारगाफ रूल के अनुसार अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं, यानी चारगाफ रूल के अनुसार A equals to T and
C=G। तो चेरगैप्स रूल के अनुसार जो A है उसकी नंबर, A मतलब जो एडेनिन है बेस, उसकी नंबर जो होगी किसी डीएनए मॉलिक्यूल में उसमें प्रेजेंट थायमिन बेस के इक्वल होगी, और जो साइटोसिन बेस है इसकी नंबर जो होगी वो गुआनिन बेस के इक्वल होगी, या हम कह सकते हैं कि A+G इक्वल्स टू C+T। यही चेरगैप्स रूल है। तो हमने आपको इससे से बताया कि चेरगैप्स रूल क्या होता है। अब हम आपको थोड़ी सी बात बताएं और कि इस रूल के अनुसार तो बता रहे हैं कि ये प्यूरिन बेसेस की नंबर जो होती है वो pyrimidine बेसेस की नंबर के इक्वल होती है, ये तो ठीक है, लेकिन जो रेशियो होता है ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो जो होता है वो स्पीसीज़ में वेरिएबल होता है। एक स्पीसीज़ से दूसरे स्पीसीज़ में ये जो रेशियो होता है वो वेरी करता है। अब ये रेशियो कैसे वेरी करता है, देखिए एक एग्जांपल से बता रहे हैं आपको कि मैन में ये जो रेशियो होता है इसकी वैल्यू आती है 1.52, और ई कोलाई में, इस्चेरिचिया कोलाई, इसमें जो रेशियो होता है 0.93 होता है। तो ये हमने आपको बताया कि ये जो रेशियो होता है एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन और गुआनिन का, ये रेशियो जो होता है वो वेरी करता है एक स्पीसीज़ से दूसरे स्पीसीज़ में। तो ओवरऑल अब हम बात करें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ क्या। प्राइमरी स्ट्रक्चर बताएगा कि जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, वो हाईली स्पेसिफिक होता है, और वह जो होता है वो एक स्पीसीज़ से दूसरे स्पीसीज़ में वैरी नहीं करता, बल्कि ये कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस होता है वो एक स्पीसीज़ में जो होगा वो दूसरे स्पीसीज़ से इंटायरली डिफरेंट होगा, तभी स्पीसीज़ की पहचान है, तभी हम स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ओवरऑल अगर हम समराइज़ करें तो इस डिस्कशन से क्या क्लियर होकर के आता है, ये हम आपको बता रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हुआ, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the linear sequence of nucleotides in a strand of DNA is called
प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी किसी भी स्पीसीज़ का डीएनए लीजिए, उसके एक स्ट्रैंड की स्टडी कीजिए, उस स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, वही सीक्वेंस कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इस सेशन में आपको बताया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा देखना चाहते हैं तो हम इस तरह से देख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को। थोड़ा आपको ध्यान होगा कि डीएनए में जो शुगर यूनिट होती है वो डीऑक्सीरिबोज होती है। यहाँ देखिए, ये जो डीऑक्सीरिबोज यूनिट है उसमें ये बेस जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ जो होता है ये फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है। इस तरह से दिखा सकते हैं। ये चेन बनेगी ऐसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। यहाँ एक बेस अटैच्ड है, ये रिबोज डीऑक्सीरिबोज यूनिट है, ये बेस हो गया। ये इतना अगर देखें तो इधर से कह सकते हैं कि ये डीऑक्सीरिबोज यूनिट बनेगी। और ये जो बांड बना हुआ है ये फास्फोडाइएस्टर बांड है। फिर यहाँ से यहाँ भी जो है डीऑक्सीरिबोज यूनिट हो गई, और इस यूनिट से जो यहाँ OH था उसके साथ में जो अटैचमेंट होगा यहाँ पर एक, फिर इस तरह से कह सकते हैं कि फास्फोडाइएस्टर बांड, और इसके द्वारा जो होता है वो दूसरी यूनिट जो होती है इस तरह की अटैच होगी। माने इस तरह से सीक्वेंस बनता चला जाएगा। और यहाँ कौन सा बेस है, यहाँ कौन सा बेस है, तो ये जो सीक्वेंस होगा ये यूनिट तो सेम है, डीऑक्सीरिबोज यूनिट है, लेकिन ये जो बेस का जो सीक्वेंस होगा यही डिसाइड करता है क्या कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड बना। क्योंकि रिबोज यूनिट तो, डीऑक्सीरिबोज यूनिट तो कॉमन है, ये फास्फेट यूनिट भी कॉमन है। वेरिएशन जो होता है वो बेस यूनिट में है। ये pyrimidine बेस है कि प्यूरिन बेस है, ये प्यूरिन बेस है कि pyrimidine बेस है। तो इससे जो सीक्वेंसिंग होती है डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, यही सीक्वेंसिंग जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, और यही कहलाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो वीडियोज़ आप देखते रहिए, और अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने व्यूज़ जो होते हैं वो ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।